हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो सेशन होने वाला है ये आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन महाट्रांसको ए के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इन बिटवीन आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। सेशन को अगर आप स्किप करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का स्किप हो जाएगा, इसलिए सेशन को कंप्लीट देखिए स्टार्ट टू एंड, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस, सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी आप लोग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सबसे पहला आप लोगों का एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि क्वेश्चन को एक आराम से रीड करना है, पॉज लेके रीड करना है, समझ के रीड करना है, ताकि आप लोगों को, जब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं बहुत क्विकली रीड कर लेते हैं या फिर इस तरह रीड करते हैं कि उसको समझ कर रीड नहीं करते, उससे ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब एंड होता है तब हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और इसे स्किप करके आगे भाग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्वेश्चन को समझ के रीड करना है, प्रॉपर एक स्टॉप लेके रीड करना है, समझना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि ये क्वेश्चन ईजी है और उसे फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर ये आपके माइंड में रहेगा तो डेफिनेटली आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर थोड़ा भी निगेटिविटी माइंड में है, उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन को बहुत क्विक रीड कर रहे हो और अपने ही मन से कंक्लूड कर ले रहे हो कि ये मुझे नहीं आता, तो आप उस क्वेश्चन को आते हुए भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करते हो तो आप लोगों को क्वेश्चन को स्लो पढ़ना है। अगर आप पढ़ते भी हो फास्ट थोड़ा, तो आपको समझ के पढ़ना है और उसके बाद उसको फिर ब्रेक कर करके सॉल्व करना है, ताकि वो क्वेश्चन आप कंप्लीटली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इन वन alloy there is 50% steel in its total mass while it is 75% in another alloy. 15 kg of first alloy was melted together with 10 kg of second one to form a third alloy. Find the percentage of the steel in the new alloy when it is known that 20% of the total steel is getting diminished during the melting process. देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक अलॉय है जिसमें 50% स्टील है टोटल मास के, ठीक है, एक पहले अलॉय में, और जो सेकेंड अलॉय है उसमें 75% जो है वो स्टील है। ओके, पहला जो अलॉय है वो 15 kg का है। 15 kg का 50% अगर मैं स्टील देखूँ तो कितना स्टील हो जाएगा? 7.5 kg। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टील इन फर्स्ट अलॉय इक्वल टू 15 kg का 50%। 15 का 50% कितना हो जाएगा? उसका एग्जैक्टली आधा, दैट इज 7.5। ठीक है, 7.5 kg क्या रहेगा? स्टील रहेगा उस एलॉय में। अब अगर मैं सेकेंड एलॉय की बात करूं तो सेकेंड जो एलॉय है वो 10 kg का है, जिसमें 75% जो है वो स्टील है। तो हम क्या करेंगे, 10 kg का 75% लेंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज 7.5 kg। फिर से कितना आएगा? 7.5। क्यों आया? क्योंकि 10 का अगर मैं 75% लूँ तो 1% कितना हो जाएगा? 1। तो 75 कितना हो जाएगा? 7.5। करेक्ट। 7.5 kg कितना है सेकेंड एलॉय में। अब हमें ये चीज़ से ऐसा पता चला है कि टोटल जो एलॉय है वो 25 kg का है एंड 25 kg में 15 kg जो है वो एक्चुअल स्टील है। ये समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अब आगे हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इन दोनों को मिक्स किया गया और तीसरा एलॉय जो है वो फॉर्म्ड हुआ, जिसमें ये चीज़ है कि 20% जो स्टील है वो डिमिनिश हुआ जब ये मेल्टिंग प्रोसेस चला, जब दोनों को मिक्स किया गया, जब कुछ मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, उसमें 20% स्टील जो है वो डिमिनिश हुआ। अब मुझे बताइए, हमें टोटल स्टील पता चल चुका है। अगर हमें टोटल स्टील पता चल चुका है तो टोटल स्टील 15 kg है, इसमें से अगर 20% अगर डिमिनिश हुआ है, 15 का 20% कितना हो जाएगा? 3। 10% कितना रहेगा? 1.5। तो 20% कितना हो जाएगा? 3। 15 kg में से अगर मैं 3 kg माइनस कर दूं, ये मेल्टिंग किया, जब दोनों को मिक्स करने के लिए मेल्टिंग किया, तब
20% जो था वो डिमिनिश हुआ, दैट मीन्स अभी जो स्टील बचा हुआ है वो कितना है, 12 kg बचा है। कितना बचा है, 12 kg बचा है, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, हमें पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ द स्टील इन द न्यू एलॉय, एलॉय के अंदर में स्टील का कितना परसेंटेज है। अब सबसे पहले आपको पता था कि पहले वाला जो एलॉय है वो कितने का है, 15 kg का। सेकेंड वाला जो एलॉय वो कितना kg का है, 10 kg का। टोटल एलॉय कितने का था, 25 kg हो गया, करेक्ट। अब उस 25 kg में जब मिक्स किया गया तो उसमें से 20% डिमिनिश हुआ। 20% कितना था, 3 kg, जो कि हमने निकाला। 20% स्टील डिमिनिश हुआ, कितना था वो, 3 kg। तो हम इस 25 में से 3 kg माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 22 kg एलॉय। कितना हो जाएगा अभी, 22 kg अलॉय। अब ये क्या है, ये थर्ड अलॉय है। 22 kg क्या है, ये थर्ड अलॉय है। लेकिन इस थर्ड अलॉय में हमें पूछा जा रहा है कि स्टील का परसेंटेज कितना है। तो स्टील का परसेंटेज कितना है, 12 kg, जो कि हमने अभी निकाला, ठीक है। क्योंकि टोटल 15 kg स्टील था, उसमें से 20% डिमिनिश हुआ तो 12 kg स्टील बचा था। तो आउट ऑफ 22 kg का थर्ड वाला अलॉय 12% स्टील है। 12 kg अगर स्टील है तो वो कितना परसेंटेज है, यही हमें बताना है 22 का। सो हम करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 55%, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 12/22 को मैं लिख सकती हूँ 6/11। सो 1/11 9.09 होता है। तो 9.09 इंटू अगर मैं 6 करती हूँ तो आंसर आ जाएगा 55। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फ्रैक्शंस की वैल्यू ध्यान में रखने के लिए कहा था। फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपके कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होंगे। ये सारी टेक्निक्स आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पढ़ाई है, ठीक है। सो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन ए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एलॉय और स्टील की बात की जा रही थी। दो एलॉय का जो अमाउंट है वो हमें दिया हुआ था। फर्स्ट अलॉय का 15 kg एंड सेकेंड अलॉय का 10 kg दिया होता, लेकिन उसमें जो स्टील का परसेंटेज है वो भी हमें गिवन था। तो हमने एक्चुअल स्टील कितना है वो हमें निकाल दिया। इन दोनों को मिलाकर तीसरा अलॉय फॉर्म किया जा रहा था, ठीक है। बट जब इन दोनों को मिलाया जा रहा था उसके लिए एक मेल्टिंग प्रोसेस होती है। जब वो मेल्टिंग प्रोसेस हुई, उस मेल्टिंग प्रोसेस में हुआ क्या कि 20% जो स्टील था वो डिमिनिश हुआ। इसलिए हमें स्टील का परसेंटेज निकालना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक्चुअल स्टील इसमें निकाला। वो एक्चुअल स्टील का जो 20% डिमिनिश हुआ वो निकाला, दैट इज 3 kg, ओके। सो रिमेनिंग एक्चुअल स्टील जो बचा वो 12 kg बचा है। अब ये 12 kg टोटल अलॉय का कितना परसेंट है ये मुझे निकालना होगा। तो टोटल तीसरा अलॉय कितना है, दोनों को मिलाए तो 25 kg हुआ, लेकिन 3 kg मेल्टिंग प्रोसेस में जो है वो डिमिनिश हुआ, वो हम डिडक्ट कर देंगे। बचेगा 22 kg जो कि थर्ड अलॉय रहेगा। उस 22 kg में से 12 kg स्टील है, जो कि कितना परसेंट है हमें ये बताना था, दैट इज 55%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो ये जो क्वेश्चन था, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये सारी चीजें इसमें मिक्सड अप हुई है। सो आई होप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। 8 people enter into a partnership. 6 of them bring in 30 kg each, 30 rupees each. The 7th person bring a 10 rupees more than the average of the 8 person, and the 8 person brings rupees 55. What is the total sum brought in? क्या बोला जा रहा है, एक पार्टनरशिप है 8 लोगों का, जिसमें जो 6 है उन्होंने 30 रुपये लाया हर एक पर्सन ने। जो 7th वन है उसने 10 रुपये ज़्यादा लाए। सारे 8 लोगों का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो उससे 10 रुपये ज़्यादा लाए 7th वाले पर्सन ने। और जो 8th वाला पर्सन है उसने क्या किया, 55 रुपीज़ लाया है, ओके। सो हमें ये बताना है व्हाट इज़ द टोटल सम ब्रॉट इन। टोटल सम इन 8 लोगों की अगर मैं बात करूं तो टोटल सम हमारे पास कितनी आई, मतलब पार्टनरशिप के लिए कितनी सम जो है टोटल आई। अब इसे हम बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। हम 8 लोगों का एक नंबर लाइन बनाते हैं। अगर मैं 8 लोगों का यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाती हूँ तो पहले 6 के बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है कि पहले 6 जो है उन्होंने 30 रुपीज़ ईच लाया। तो अगर मैं टोटल बात करूँ पहले 6 लोगों की तो क्या हो जाएगा, 30 × 6, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 180, करेक्ट। इतना समझ आ गया। अब अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि 7th वाला पर्सन जो है उसने x लाया, जो 10 मोर देन है हमें पता है, लेकिन हम ये कंसिडर करेंगे 7th वाला पर्सन जो उसने x लाया, तो हम कर देंगे उसकी जगह पे x। एंड जो 8th वाला पर्सन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसने 55 रुपीज़ लाया, करेक्ट। अब
क्या मैं इससे इक्वेशन बना सकती हूँ? सो अब हमारा जो टोटल अमाउंट है हम ये निकाल सकते हैं। यस। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 8% का टोटल अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे। सो टोटल अमाउंट हमारा क्या रहेगा, 180 जो पहले 6% का है, फिर 7th वाले का x हमने कंसिडर किया था एंड 5th वाले का 55। इन सबको अगर मैं ऐड करती हूँ तो आंसर आ जाएगा 235 प्लस x। करेक्ट, मतलब ये हमारा क्या आया, टोटल अमाउंट ऑफ 8%। अब मुझे बताइए हमें x का वैल्यू, हमारी टोटल सम तो निकल गई है, बट क्या हम ये आंसर मार्क कर सकते हैं क्या? नहीं। हमें x का वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा तो हमारा जो x का वैल्यू मिलने के बाद जो एडिशन होके आंसर आएगा वो हमारा टोटल सम रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x के बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी थी, ऊपर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, द 7th person bring in 10 more than the average of the 8%। क्या बोला गया था, 10 ज्यादा है, 7th person ने जो है 10 रुपए ज्यादा लाया है। किससे ज्यादा लाया है, जो 8% का एवरेज आता है उससे ज्यादा। अब मुझे बताइए 8% का एवरेज अगर मैं बात करूं तो कितना है, 235 प्लस x डिवाइडेड बाय 8। करेक्ट, ये हो जाएगा 8% का एवरेज 235 प्लस x डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये 8 लोगों की टोटल सम है। मैं उसको अगर 8 से डिवाइड करूंगी तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। करेक्ट, व्हाट इज एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो मैंने 235 प्लस x अपॉन 8 किया, प्लस 7th वाला जो है इसने 10 ज्यादा लाया, इसलिए इसमें कर देंगे प्लस 10। समझ आया, इससे हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। व्हाट इज x, एवरेज ऑफ 8% प्लस उसमें 10 और ऐड करना होगा, तो 7th वाला जो पर्सन है उसका वैल्यू हमारा निकल जाएगा। करेक्ट, सो अब हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। आई होप सभी को ये इक्वेशन समझ आएगा हमने किस तरह लिया। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी बस उसी को हमने यूज किया है, कुछ भी अपने मन की तकनीक यहाँ पे नहीं लगाई है। करेक्ट, सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x इक्वल्स टू 235 प्लस x प्लस ये जो नीचे 8 है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा 80। करेक्ट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब 8x माइनस x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसी तरह 235 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 315। करेक्ट, सो x इक्वल्स हो जाएगा 45। अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 4 जा जाता है 28 एंड 7 5 35। करेक्ट, सो मेरा x का वैल्यू 45 आ गया। क्या अब हमारी टोटल अमाउंट जो है 8% की निकल सकती है? यस, 235 प्लस x करना होगा। 235 प्लस x की अमाउंट 45 आई है, आंसर हो जाएगा 280। दैट इज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक चीज अगर आपको पता चल जाए, 7th person मतलब जो हमने x कंसिडर किया उसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमें टोटल सम हम इजीली निकाल सकते हैं। हमने जो 7th वाला पर्सन है उसको कुछ ऐसा कैलकुलेट नहीं किया x प्लस 10 या फिर कुछ वहां पे कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा x कंसिडर किया, हमने हमारा टोटल अमाउंट निकाला, जो हमें कंडीशन थी उस कंडीशन से हमने फिर 7th वाला निकाला। ठीक है, सो हमारा x का वैल्यू आ गया एंड जैसे ही हमारा x का वैल्यू आता है तो हमारी टोटल सम जो है वो भी निकल जाती है। करेक्ट, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अच्छी तरीके से देखिएगा, जरूर समझ आएगा। थोड़ा सा जो आपको एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आएगा। ओके, अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, अ वुमेन इन 10 days एंड द चाइल्ड इन अ 12 days। ओके, अब मुझे बताइए, सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना तो होगा जिससे हमें टोटल वर्क पता चले। तो सबसे पहले इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आगे मूव ऑन करने से पहले मैं क्या करूंगी, इतनी जो है उसके ऊपर एक टोटल वर्क पता कर लूंगी। मैन जो है 6 days वर्क करता है, ठीक है, वुमेन जो है वो 10 days वर्क करती है एंड चाइल्ड जो है वो 12 डे वर्क करता है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो आ जाएगा 60। एलसीएम किस तरह निकालना, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है काफी डिटेल में। ओके, सो 60 हमारा टोटल वर्क आ चुका है। ओके, अब अगर मैं पर डे मैन की बात करूं तो उसका हो जाएगा 10। अगर इफिशिएंसी अगर मैं वुमेन की बात करूं तो हो जाएगी 6। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इस 10 को डिवाइड करेंगे 60 से। एंड सी का अगर मैं इफिशिएंसी की बात करूं तो सी का इफिशिएंसी आएगा मेरा 5। करेक्ट, 6 को 60 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 60 से डिवाइड किया 6 आया, 12 को 60 से डिवाइड किया तो 5 आया। करेक्ट, इससे हमारी इफिशिएंसी निकल गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो 60 आया, ये जो एलसीएम आता है गाइज, ये होता है हमारा टोटल वर्क। क्या होता है ये हमारा, ये होता है हमारा टोटल वर्क, ध्यान में रखिए। इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, मैन स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 1/3 ऑफ द डे, द विमेन वर्क फॉर 1/3 ऑफ द डे एंड द फाइनली चाइल्ड वर्क फॉर द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द डे। And this cycle is repeated till work finishes. Who was working when the work finished? देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। अब
इससे आप लोगों को एक बात पता चल गई होंगी, टोटल वर्क निकल चुका है। मैन ने जो है वर्क स्टार्ट किया, उसने 1/3 ऑफ द काम किया, मतलब 1/3 ऑफ द डे काम किया, ठीक है, अपना वर्क का 1/3 उसने वर्क किया होगा। फिर विमेन ने 1/3 ऑफ द डे काम किया, मतलब उसने भी अपने वर्क का 1/3 ऑफ द वर्क किया होगा। फिर उसके बाद चाइल्ड ने काम किया, बचा हुआ जो जितना भी 1/3 था वो उसने पूरा कर दिया, चाइल्ड ने 1/3, तो उसने अपना जो था उसका 1/3 काम किया होगा, करेक्ट। और ये जो साइकिल थी कि एक दिन में 1/3 1/3 1/3 ये उनकी कंटिन्यू होती गई जब तक काम फिनिश होता है। तो हमें ये बताना है सबसे आखिरी में किसने काम को फिनिश किया, सबसे आखिरी में कौन सा पर्सन आएगा कि जिसने इस काम को खत्म किया होगा। वो मैन आएगा, वो विमेन आएगी, या फिर वो चाइल्ड आएगा। ये है वो क्वेश्चन। देखिए, सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन मतलब कि हम इसे कह सकते हैं सिर्फ और एक इस तरह की अगर मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। क्यों? देखिए, आपको खुद को समझ आएगा। अब एक वर्क का 1/3 ऑफ द वर्क किसने किया है? मैन ने किया है। अब मैन का एफिशिएंसी कितना था? 10 था। अब 10 का अगर वो 1/3 वर्क कर रहा है, ठीक है, मैं इसका पॉइंट में आंसर नहीं निकालूंगी, क्योंकि पॉइंट में निकालने से बेटर है मैं तीनों को एक साथ कैलकुलेट करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात की जाए विमेन की, तो वो है 6 का 1/3 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो हम निकालेंगे 6 का 1/3, लेकिन मैं आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हम इसका जो है कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। 6 का जो है 1/3 वर्क 6 के अकॉर्डिंगली 1/3 वर्क विमेन कंप्लीट करिए, एंड उसके बाद 5 चाइल्ड की अगर बात किया तो 5 का 1/3 हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों भी लोग क्या कर रहे हैं? 1/3 ऑफ द डे काम कर रहे हैं, मतलब वो 1/3 ऑफ द वर्क कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब एक दिन में तीनों लोग काम कर रहे हैं 1/3 1/3 1/3। अब मुझे बताइए, अगर मैं टोटल इनका वर्क निकालूं पर डे वर्क तीनों मिला के कितना कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं 10 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीनों के तीनों 1/3 कर रहे हैं, तो मैंने तीनों को ऐसा लिख दिया 10 + 6 + 5 डिवाइड बाय 3। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 21/3, दैट इज 7 वर्क पर डे। क्या आ जाएगा मेरा? 7 वर्क पर डे। इतना समझ आया? मतलब एक दिन में जो काम हो रहा है वो 7 वर्क कंप्लीट हो रहा है। कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 7 वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मुझे अब निकालना है कि 60 वर्क कितना टाइम में कंप्लीट होगा, तो मैं निकाल सकती हूँ, यस। तो मैं क्या करूँगी? 60 डिवाइडेड बाई 7। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56, बचा हुआ 4 यहाँ पे रह जाएगा। मतलब टोटल कितना मुझे इस काम को करने को वक्त लगेगा, अगर पूछा जाता तो आंसर होता 84/7, करेक्ट। लेकिन मुझे ये पूछा गया है क्या? नहीं, मुझे क्या पूछा गया है? इस काम को कौन फिनिश करेगा। अब आपको इससे ये समझ आएगा कि ये जो 8 आया हुआ है, जैसा ये एक हमारा कॉम्बिनेशन बना एक दिन का जिसमें 7 वर्क कंप्लीट हुए, ऐसे टोटल 8 दिन काम चलेगा। तो मैंने ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और पहला वाला 8, करेक्ट। सो हमारे टोटल ऐसे 8 जो कॉम्बिनेशंस हुए, मतलब 8 दिन तक हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ? 56 वर्क जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमारा 56 वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बचा कितना है? ये जो 4 आया वो है रिमेनिंग 1। ये जो 4 है ये क्या है? रिमेनिंग है। अब आप मुझे बताइए, 4 अगर मेरा वर्क रिमेनिंग है तो सबसे पहले बारी किसकी आती है? मैन की आती है। सबसे पहले बारी किसकी आती है? मैन की। और मैन कितना वर्क कंप्लीट करता है? 10 का 1/3। अगर 10 का 1/3 की बात करूं तो कितना आएगा मेरा? 3.33 वर्क। मतलब आउट ऑफ 4 वर्क 3.33 वर्क मैन कंप्लीट करेगा। मैन कंप्लीट करके चला जाएगा, फिर कौन आएगी? विमेन आएगी। फिर कौन आएगी? विमेन आएगी। अगर मैं 4 में से 3.33 माइनस करती हूँ तो ऑब्वियसली बात है 0.67 बचता है, एंड विमेन 1/3 वर्क करती है 6 का 1/3, मतलब वो कितना काम करती है? 2 काम करती है। कितना काम करती है? 2। तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट जो वर्क करने वाला रहेगा वो 0.67 ही बचा है, और उसकी एफिशिएंसी 2 है बल्कि करने की। तो ऑब्वियसली बात है कौन करने वाली है? विमेन करने वाली। मतलब सबसे लास्ट में जिसने काम किया है वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? विमेन है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताया है। अगर आप लोग इसका और कोई मेथड अप्लाई करते हो तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपको नहीं समझ आएगा।
मैंने जो एक नंबर लाइन मेथड से बताया है यही एक इजी वे है, और आप लोगों को भी कहना चाहूँगी जब भी आप लोगों को इस टाइप का रिमेनिंग वर्क वाला क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप भी इस मेथड से कीजिए, ज़रूर आपका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें मेन विमेन और चाइल्ड का पर डे मतलब जो काम करते हैं वो लोग कितने दिन काम करते हैं ये दिया था 6, 10 और 12। तो हमने क्या निकाल लिया, उसका पर डे का इफिशिएंसी निकाल लिया। अब पर डे का इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकालने से। तो मैं एलसीएम मेथड से पहले टोटल वर्क निकालूंगी, फिर मैन विमेन और चाइल्ड का पर डे का इफिशिएंसी निकल जाएगा। लेकिन उनकी इफिशिएंसी उतनी है, लेकिन वो लोग काम कितना करते हैं, 1/3 ऑफ द डे करते हैं। ठीक है, एक दिन में हम एक पूरा काम करते हैं, तो 1/3 अगर डे काम करते तो ऑब्वियसली बात है 1/3 ही वर्क हम कंप्लीट करेंगे। तो 10 का 1/3 वर्क करेगा मैन, विमेन करेगी 1/3 एंड चाइल्ड करेगा 1/3। ऐसा वो पूरा दिन में अगर मैं बात करूँ तो पूरा दिन हमने कैलकुलेट किया 10 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि वो 1/3 काम करते हैं, तो 7 वर्क पर डे काम होता है। एक दिन में 7 काम होता है। एक दिन में कितना काम होता है, 7 काम होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर एक दिन में 7 काम होता है, टोटल काम अगर 60 है, तो उनको कितना वक्त लगेगा कंप्लीट करने में, ये सबसे पहले निकालना होगा। दैट इज 8 4/7 डेज। 8 4/7 डेज, समझ आया? मतलब 8 दिन पूरे लगेंगे, उसके बाद 4/7 जो है उतना और टाइम लगेगा। तो 8 डेज लगे, तो मैंने पूरे वो कॉम्बिनेशन निकाल लिए। अब 8 डेज मतलब कि कितना वर्क हो गया, 56 वर्क हो चुका है इन 8 डेज। बचा कितना है, 4 वर्क बचा हुआ है। बचा हुआ कितना है, 4 वर्क है। और मेन कितना काम करता है 1/3 ऑफ द डे में, 3.33 काम करता है। 3.33, तो 4 में से 3.33 मेन करके चला जाएगा, बट उसके बाद नेक्स्ट जो 0.67 काम बचा है वो करने कौन आएगी, विमेन आएगी। इसलिए आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी, विमेन। आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है, सो एक टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, नॉट नेसेसरी मैन विमेन पूछा जाए। आप लोगों को इसका कुछ वर्क कितना बचा हुआ है या फिर इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट भी पता है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन है हमारा रिलेटेड टू बोट्स एंड stream. A boat has a speed of 15 meter per second in still water, but while going upstream, its speed is half the speed as compared to the speed of the boat going downstream. A ship while going downstream crosses the boat in 15 seconds. The length of the ship is double the length of the boat. Find the time the ship will take to cover the distance of 144 km while going upstream if the length of the ship is 100 meter. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक अच्छी तरीके से देखना होगा। आप काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीखोगे और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सही तरीके से इसे देखना होगा। देखिए हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अ बोट हैज अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन स्टील वाटर। मतलब ये क्या है, हमारा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर दैट इज x इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ आया? ये पहली हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें गिवन थी। ठीक है, बट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम इट्स स्पीड इज हाफ द स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ गोइंग डाउनस्ट्रीम। अब आप लोगों को स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो मैं आप लोगों को बताया है, जिससे मैं डिनोट करती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे, अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम हम u से डिनोट करते हैं। तो u इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, u इक्वल टू क्या होता है, x + y होता है। करेक्ट, u इक्वल टू क्या होता है, x + y होता है। एंड अगर मैं स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम की बात करूँ तो वो होता है v, दैट इज व्हाट v इक्वल टू होता है x - y। करेक्ट, इतना होता है। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है, तो हमारा स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 15 + y, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 15 - y। इतना समझ आया? ठीक है, अब इन्होंने इसमें कंडीशन ये दी थी कि जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो उसका स्पीड जो है इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, मतलब v इक्वल टू हाफ ऑफ u। ये इसका मीनिंग है। आई होप आप सभी को समझ आएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम जो डिनोट होता है वो u से होता है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम जो है वो v से होता है। ये आप लोगों को पता है, क्योंकि वो जो लाइन है कंप्लीट, उसका मीनिंग इतना ही बनता है, v इक्वल टू हाफ ऑफ u। अपस्ट्रीम स्पीड इज हाफ द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम।
ठीक है। सो v इज इक्वल टू हाफ ऑफ u हमने लिख लिया। अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 2v हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v, ये 2v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया u इक्वल टू क्या है 15 प्लस y, तो मैं लिखूंगी u के जगह पे 15 प्लस y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v इक्वल टू क्या है 15 माइनस y, तो हम लिखेंगे 15 माइनस y। करेक्ट, इतना समझ आ गया। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ तो 30 माइनस वाई आएगा। कितना आएगा, 30 माइनस वाई आएगा। ठीक है, अब 15, अगर ये 30 में से माइनस होता है तो बचता है इधर 15, और ये जो माइनस वाई है, ठीक है, ये जो माइनस 2y है ये इधर y के साथ आएगा तो ये प्लस 2y हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा। समझ आप लोगों को 3y प्लस इक्वल टू 15 कैसा है, बहुत ही सिंपल है, ये तो आप निकाल ही सकते हो। मैंने बताया ये 2y इधर आ जाएगा, 3y हो जाएगा, और ये जो 15 है उस 30 में से माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 15 आ जाएगा एंड y इक्वल टू आ जाएगा 5। समझ आया? अब हमारे पास y का वैल्यू आ चुका है। समझ आया ये बात? ठीक है, अगर हमारे पास y का वैल्यू आ चुका है और अगर हमारे पास x का वैल्यू है, ठीक है, तो क्या u का वैल्यू निकल जाएगा, u का वैल्यू हो जाएगा मेरा 15 प्लस 5, मतलब आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आप लोगों को? ये क्या निकला हमारा, u क्या निकला हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया। अब मेरा इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ा और इतना मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी उस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है शिप वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेज द बोट इन 15 सेकेंड। अब ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इस पॉइंट से कुछ अभी अटेम्प्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस पॉइंट को फिलहाल के लिए स्टॉप करती हूँ। आगे वाला पॉइंट है रेड कलर का, जो है मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द शिप इज डबल द लेंथ ऑफ द बोट। क्या बोला गया, शिप की जो लेंथ है वो डबल है बोट की लेंथ से। ठीक है, और सबसे नीचे ब्लू लाइन में शिप की लेंथ ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज 100। तो क्या मैं बोट की लेंथ निकाल सकती हूँ? यस, अगर शिप बोट जो है वो शिप से आधी है, मतलब क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50, मतलब मेरा बोट का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, बोट का लेंथ हो जाएगा मेरा 50। समझ आप लोगों को? और शिप का लेंथ मेरा कितना है 100। तो क्या जो शिप ने डिस्टेंस कवर्ड किया होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप टू क्रॉस द बोट। देखिए क्यों अब ये पॉइंट हमने निकाला, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि जब एक शिप बोट को क्रॉस करती है तब वो जो टाइम लेती है वो 15 सेकेंड का टाइम लेती है। ठीक है, अब मेरे पास टाइम तो है लेकिन मुझे डिस्टेंस पता करना पड़ेगा ना कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो इसीलिए सबसे पहले हमने लेंथ निकाली, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वो जो 15 सेकेंड वाला पॉइंट है उसको यूटिलाइज करेंगे। करेक्ट, सो हमारा डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप टू क्रॉस द बोट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द बोट प्लस लेंथ ऑफ द शिप। ऑब्वियस ही बात है, जितना बोट का लेंथ है, जितना शिप का लेंथ है, उतना वो क्रॉस करेगी, तो वही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो 15 प्लस 100 कितना हो जाएगा 150 मीटर। ये जो 150 मीटर है ये रहेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप टू क्रॉस द बोट। करेक्ट, अब मेरा डिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब जो बात यहाँ पे आती है वो है स्पीड की। अब मुझे स्पीड भी निकालना पड़ेगा। अब स्पीड कैसे निकलेगा मुझे बताइए। हमारे पास शिप और बोट दोनों की स्पीड रहेगी, शिप और बोट दोनों की रहेगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब मैंने बोट की डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो निकाली है ऊपर अभी 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम का 20 मीटर सेकेंड हमने निकाली है, लेकिन शिप का डाउन स्ट्रीम का बोट निकाला कि हमने नहीं निकाला, तो हम उसको क्या करेंगे S1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि शिप जो है वो बोट को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 माइनस S2। करेक्ट, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, स्पीड ऑफ शिप डाउन स्ट्रीम को S1 कंसिडर किया, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम को S2 कंसिडर किया, मतलब शिप हो गई S1 और बोट का स्पीड हो गया S2। बोट का स्पीड मेरे पास गिवन है दैट इज 20, तो मेरा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा S1 माइनस 20। समझ है आप लोगों को इतना? ठीक है, देखिए हमारे पास डिस्टेंस निकल गया, हमको स्पीड निकालनी पड़ेगी। टाइम हमारे पास मेंशन है 15 सेकेंड। अ शिप वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेस अ बोट इन 15 सेकेंड। जब शिप जो है क्रॉस करती है बोट को तो वो कितना सेकेंड में क्रॉस करती है, 15 सेकेंड में क्रॉस करती है, दैट इज द टाइम। टाइम मेंशन है, डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड जो है उसमें से डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है, तो हमारी मतलब बोट की डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है, तो हमारी शिप की डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, सो बढ़ते आगे, नेक्स्ट पेज पे इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमारा आया था रिलेटिव स्पीड हमारा निकल चुका था। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड हमारा निकल गया तो क्या हम इसका जो S1 है वो निकाल सकते हैं? यस, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड
ठीक है। सो मुझे बताइए स्पीड कितना था हमारा जब उसने क्रॉस किया, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड 2 रहेगा, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया और टाइम हमें पता है दैट इज 15। तो हमारा आंसर क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरा फॉर्मूला रहेगा, मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूंगी। S1 का वैल्यू मेरे पास नहीं है, S2 का वैल्यू 20 है, मैंने पुट किया। डिस्टेंस 150 निकला था, दोनों को क्रॉस किया था, जो उनका लेंथ रहेगा वही उनका डिस्टेंस रहेगा। यही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको समझने वाला था, जो दोनों का लेंथ था वही ऑब्वियसली बात डिस्टेंस रहेगा। ओके, सो ये पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। सो 150 बाय और उनका टाइम जो वो गिवन था दैट इज 15। अब मैं इसे इवैल्यूएट करूंगी, 15 10 150 होता है, तो S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 दैट इज 30। अब मेरा S1 मतलब क्या आया, स्पीड ऑफ शिप इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड आया शिप का। ठीक है, ये जो S1 आया ये शीप का डाउनस्ट्रीम का स्पीड आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर मेरा शीप ऑफ डाउनस्ट्रीम दैट इज U आया मेरा, ठीक है, दैट मीन्स मेरा क्या है, ये U आया। किसका U आया, मेरा शिप का आया। इससे पहले मैंने U जो निकाला था वो किसका निकाला था, बोट का निकाला था। अब मैं किसका निकाल रही हूँ, शिप का निकाल रही हूँ। मेरा शिप का कितना आया, 30 आया। अब आप मुझे बताइए हमें एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम द शिप विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि वो कितना टाइम में कवर करेगी। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 144। अब वो कितना टाइम में कवर करेगी ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए डिस्टेंस दिया है, स्पीड निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालना इंपॉर्टेंट है। अपस्ट्रीम की स्पीड कब निकलेंगी, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालना मतलब कि क्या होता है, v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। क्या होता है, v इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता है। तो मुझे x और y की वैल्यू पता होना चाहिए। मेरे पास y की वैल्यू तो है, मेरे पास x की वैल्यू है क्या, नहीं। तो मुझे ये जो मैंने शीप ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाला u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इससे मेरी x की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी, इससे मेरी x की वैल्यू निकलेगी। तो x u इक्वल u मतलब 30 दिया हुआ है, x का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मेरा y का जो वैल्यू 5 वो ऑलरेडी गिवन है। क्योंकि आप लोगों को जो स्पीड ऑफ स्टील वाटर जो हमारा y था वो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में निकाला था। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि y हमने कैसे निकाला है। ठीक है, सो y का वैल्यू हमने निकाला था। ओके, सो वो 5 यहाँ पे मेंशन किया। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये मेरा x जो आया ये क्या है, मेरा स्पीड ऑफ शिप इन स्टील वाटर। स्टील वाटर का मेरा स्पीड आया, ठीक है, और वो भी किसका, शीप का आया। किसका आया, शीप का आया। ठीक है, अब मेरा x मेरे पास है, मेरा y मेरे पास है, तो क्या मैं शीप का अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकती हूँ, यस। तो शीप ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड अगर पूछी जाए तो कितनी होती है, x माइनस वाई। कितनी होती है, x माइनस वाई। तो क्या करेंगे हम, 25 माइनस 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि क्वेश्चन में 144 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है अपस्ट्रीम का, तो मुझे इस स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मैं इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगी। करेक्ट, जब भी हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। करेक्ट, सो इसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20 और 18 4 जा हो जाएगा हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे यूनिट सेम हो गए, 144 किलोमीटर अगर मुझे पता चला उसका जो स्पीड था अपस्ट्रीम का शिप का 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना वक्त लगेगा, 2 hours। 144 डिवाइडेड बाय 72, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो जाएगा 2 hours लगेगा उसे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एक बार आपको मैं समझाऊंगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर से एक बार बताती हूँ। सबसे पहले हमें जो स्टील वाटर दिया था, स्पीड x का दिया हुआ था। देखिए अब बोट का हमें स्पीड दिया हुआ था स्टील वाटर का, x का वैल्यू डायरेक्टली हमें मेंशन था दैट इज 15, बट ये बोट का स्पीड था गाइस। किसका था, ये बोट का था। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, एक बोट और एक शिप। ठीक है, और हमें जो इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है क्वेश्चन में वो शिप के बारे में पूछी जा रही है। करेक्ट, सो हमें क्वेश्चन को दोनों चीज़ों को मिक्सड अप नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास स्पीड ऑफ बोट था स्टील वाटर का दैट इज x इज 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने लिखा। उसके बाद हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी वो ऐसी दी गई थी कि अपस्ट्रीम का जो स्पीड है इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, लेकिन ये कंप्लीटली बात बोट के बारे में की जा रही थी अगेन। ठीक है, सो मैंने किया स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 माइनस वाई एंड डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 15 प्लस वाई। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू गिवन था।
और वो हाफ ऑफ द था, तो v इक्वल टू हाफ ऑफ यू हो जाएगा। करेक्ट, हमें ये कंडीशन जैसी दी थी उस कंडीशन को उन्हें उसी अप्लाई किया, उसमें v का वैल्यू पुट किया, उसमें u का वैल्यू पुट किया, तो हमें y का वैल्यू निकल गया। अब हमारा जो y का वैल्यू निकल गया, मतलब y इक्वल टू जो 5 आया, ये क्या है हमारा, ये हमारा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये क्या है हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हमारा स्ट्रीम का स्पीड जो कि y हमारा निकल चुका है। ओके, अब मेरा अगर y निकल आया तो क्या मैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकती हूँ, जो कि था मेरा 15 + y। ठीक है, y का वैल्यू 5 आया, तो मेरा डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, उसके बाद जो बात बोली गई थी कि एक शिप क्रॉस करती है बोट को 15 सेकेंड्स में, और कैसे जाती है, वो डाउन स्ट्रीम जाती है। ठीक है, ऐसा बोला गया था। लेकिन अभी मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, मुझे स्पीड नहीं पता है, तो मैं उसका मुझे जो कैलकुलेट करना है कि वो कितने टाइम में कैलकुलेट करती है, वो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्टेंस पता करना होगा। तो डिस्टेंस के लिए इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि लेंथ ऑफ द शिप इज डबल द लेंथ ऑफ द बोट, और शिप की लेंथ नीचे अलग से मेंशन थी। तो शिप की लेंथ अगर 100 मीटर थी और बोट अगर उसकी आधी लेंथ की, मतलब 100/2 दैट इज 50 हो जाएगा। अब अगर एक शिप बोट को क्रॉस करती है तो ऑब्वियस सी बात है, और वो भी डाउन स्ट्रीम, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर मुझे उसका डिस्टेंस नहीं गिवन है तो मुझे क्या कंसिडर करना होगा, जितना बोट का लेंथ होगा, जितना शिप का लेंथ होगा, उतना ही वो क्रॉस करेगी, तो वही डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो 100 + 50 कितना हो जाएगा, 150। ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप टू क्रॉस द रोड, मतलब इतना डिस्टेंस रहेगा। अब यहाँ पर ये बात तो मुझे पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गया, उसके बाद हमारे पास टाइम भी गिवन है, लेकिन हमारे पास स्पीड जो है वो गिवन नहीं है। स्पीड जो है वो गिवन नहीं है। अब स्पीड उसमें भी हमारे पास बोट की डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने 20 ऑलरेडी निकाली है, शिप के डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमें निकालना होगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, S1 - S2, जिसके मैंने आपको बताया सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए। करेक्ट, सो S1 - S2 हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद हमने इसको इवेल्युएट किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, S1 - S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150/15 इज इक्वल टू S1 - 20। तो S1 का वैल्यू आया 30। ये क्या था हमारा, स्पीड ऑफ शिप इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का शिप का स्पीड आया दैट इज 30। मतलब u आ गया हमारा, u इक्वल टू क्या होता है, x + y, u इक्वल टू क्या होता है, x + y। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना गाइस, ये शिप की बात की जा रही है, इसके प्रीवियस हमने बोट की बात की थी, तो ये शिप की बात की जा रही है और हमें शिप का इंडिविजुअली वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला, तो ये हमारा निकला स्पीड ऑफ शिप इन स्टील वाटर। वो हमारा पहले जो निकला था वो स्पीड ऑफ बोट निकला था, अभी शिप निकला है। शिप का जो स्टील वाटर का स्पीड आया वो 25 आया। तो क्या अभी अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, x - y होता है, x का वैल्यू 25 ऑलरेडी निकाला, y का वैल्यू 5 गिवन है, तो 25 - 5 = 20 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। एक बार अगर स्पीड निकल गया हमारा, तो डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ था 144 / 72, तो आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। आई होप सभी को समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन को किस तरह लेना है, शिप और बोट को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कीजिए। अगर आप लोगों को सेम मैंने जो यहाँ पे कंसिडर किया है वो सेम u x y कंसिडर किया, आपको कंफ्यूजन है तो आप अलग भी लेटर्स को लेकर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें होता क्या है ना, बहुत हौच पौच होती है, बेटर है आप उसी को शिप और बोट को अलग अलग वेरीफाई करके सॉल्व कीजिए। इसलिए मैंने पहले पेज पे कंप्लीटली अबाउट बोट पढ़ाया, एंड जो सेकेंड पेज है उसमें कंप्लीटली हमने शिप के बारे में पढ़ा, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, समझ आया, इसी तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें एक चीज जो समझने वाली थी वो थी डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था डिस्टेंस। अगर आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो आपके लिए फिर सिंपल था, क्योंकि स्पीड तो आप लोगों की निकल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को टाइम भी गिवन था। अगर आप लोगों को डिस्टेंस पता चले, अगर डिस्टेंस पता चल जाता है आप लोगों का, तो फिर आप स्पीड निकाल लेते हो डाउनस्ट्रीम का। करेक्ट, अदरवाइज अगर वहीं पे आप अटक गए कि लेंथ क्यों दिया हुआ है, लेंथ से क्या करें हम, ये नहीं सोचना है। आप लोगों को जब भी एग्जामिनेशन में लेंथ आएगा तो आपको कहीं ना कहीं वो ध्यान में रखना है, लेंथ जो है हमारा डिस्टेंस के लिए हमें मदद करेगा। या आप माइंड में फिक्स कर लीजिए, लेंथ अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लेंथ से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट, ये पॉइंट आपको यहाँ पे कैप्चर करके रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। करेक्ट, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। अनु इज वर्किंग पार्टनर एंड बिमला इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस. Anu puts in 5,000 and Bimla puts in 6,000. Anu received 12.5% of the profit for managing the business and the rest is divided in proportion to their capital. What does each get out of the profit of rupees 880? देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अनु जो है वो एक वर्किंग पार्टनर है एंड बिमला जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है. ठीक है, मतलब एक काम करती है और एक सोती है. ओके, बिजनेस में.
सो अनु ने 5,000 रुपए डाला है और बिमला ने 6,000 रुपए डाला है। अनु को 12.5% मिलता है ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, एंड जो बचा हुआ होता है, वो बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो उनकी कैपिटल का जो प्रपोर्शन निकलेगा उसमें डिवाइड होता है। ठीक है, ये समझिएगा, ये आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले अनु को 12.5% प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करती है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट जो है, जो उनका रेशियो निकल आएगा कैपिटल का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो व्हाट डज ईच गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट 880। टोटल प्रॉफिट जो है वो 880 है, ये हमें दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट अगर 880 है और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अनु 12.5% रिसीव करती है। व्हाट इज 12.5%? आप लोगों को बताया था 1/8 होता है। 12.5% क्या होता है? इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1/8। आप लोगों को ऑलरेडी कहा है मैंने 1/1 to 1/10 का फ्रैक्शनल वैल्यू आप प्लीज ध्यान में रखिए, ये बहुत काम में आता है, इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी होते हैं। ओके, सो 12.5 इज नथिंग बट 1/8, तो मैं लिखूंगी 1/8 ऑफ 880, तो डायरेक्टली मेरा 880 का 12.5% आ जाएगा। मुझे कुछ डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देखिए कितना इजी कैलकुलेशन हुआ। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 0 जा 1, 1 0 जो है रहेगा अनु का प्रॉफिट। क्या रहेगा? अनु का प्रॉफिट रहेगा। इसके अलावा अनु को और भी प्रॉफिट मिल रहा है, ये तो उसको एडिशनल प्रॉफिट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करती है। करेक्ट। सो आगे हम लोग अभी क्या करते हैं, इनका कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बात पता करनी इंपॉर्टेंट होगी कि टोटल प्रॉफिट अगर 880 था, 110 अगर अनु ने रिसीव किया फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, तो रिमेनिंग कितना बचा है? 770। रिमेनिंग कितना बचा है? 770। अब ये जो 770 है ना, ये डिवाइड होने वाला है गाइस। आप 880 को मत डिवाइड करिएगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट गिवन होता है, हम जो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज नथिंग बट प्रॉफिट का रेशियो होता है। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज नथिंग बट प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो उसी में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, जो रेशियो आता है उसको उस प्रॉफिट के रेशियो में बांट देते हैं दोनों को। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 880 है, तो आप लोग ऐसा मत करना इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने सबसे पहले 1/8 पोर्शन निकाल दिया ताकि हमें जो एक्चुअल है वही बांटना है। ओके, तो आप लोग अगर 880 कंसिडर करते हो, पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हो 5:6 आपका रेशियो आ जाएगा। फिर आप डायरेक्टली क्या करोगे, 880 जो टोटल प्रॉफिट आया था उससे आप लोग प्रॉफिट बांटना स्टार्ट करोगे, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको प्रॉफिट जो है वो हमने सबसे पहले लिखा, फिर अनु ने कितना रिसीव किया है, उसको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया गया वो 1/8 मतलब 12.5% का दिया गया, तो दैट इज 1/8। तो 880 का 1/8 निकाला, दैट इज 110। ठीक है, अब ये जो 110 है ये स्पेसिफिकली अनु को दिया गया। ठीक है, ठीक है, सो 880 में से 110 हम निकाल देंगे और जो बचा हुआ है 770 वो उनके कैपिटल के रेशियो का जो रेशियो आएगा उसमें बांटा जाएगा। करेक्ट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अनु रिसीव्ड 12.5% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। ओके, सो अनु का कैपिटल कितना है? 5000 है, और जो बिमला है उसका कितना है? 6000 है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6 का। ठीक है, कितना रेशियो हो जाएगा? 5:6 का। अब ये 5:6 का जो रेशियो है, मतलब ये हम इनका इन्वेस्टमेंट, मतलब जो वो लोगों ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसका रेशियो है। सो ये जो रेशियो रहता है वही प्रॉफिट का रेशियो है, आपको ध्यान में रखना होता है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकलता है ऑलवेज वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। करेक्ट, सो अब 770 जो है उसको हम लोग बांटेंगे। तो अनु कितना रिसीव करेगी? 5/11 इंटू 770 प्लस उसको 110 ऑलरेडी मिला था जो कि प्रॉफिट था उसका 12.5%, तो 5/11 इंटू 770 प्लस 1110 अगर करते हैं तो आंसर आएगा 460। कैसे? 11 7 77 होता है एंड 5 7 35 होता है। 350 प्लस 110 दैट इज 460। करेक्ट, मतलब अनु ने कितना रिसीव किया है? 460 रिसीव किया है। अगर मैं बिमला की बात करूँ तो 6/11 इंटू 770 रहेगा। ठीक है, 11 7 77 0 7 6 42, ये कितना रिसीव कर रही है? 420। तो हमें क्या पूछा गया था? प्रॉफिट से पूछे गए थे दोनों के। हमें क्या पूछे गए थे? दोनों के प्रॉफिट से पूछे गए थे कि अनु और बिमला को कितना कितना मिलेगा। तो कितना मिला है? अनु को मिला है 460 और बिमला को मिला है 420। कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन बी में गिवन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझा आप लोगों को? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ इसमें ऐसा था कि अनु का पोर्शन निकाल देना था। अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करी तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लोगों को वो चीज़ थोड़ी ध्यान से देनी होगी, उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। करेक्ट, सो बढ़ते आगे एंड देखते नेक्स्ट। टू फ्रेंड्स ए एंड बी जॉइंटली लेंट आउट 81,600 at 4% per annum compound interest. After 2 years, A gets same amount as B gets after 3 years. The investment made by B was. देखिए क्या बोला जा रहा है, दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 81,600 जो है किसी को उधार दिए है, ठीक
ठीक है, और वो कितने परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से दिए, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो अप्लाई हो रहा है उस पर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। दो फ्रेंड्स ने मिलकर दे दिया 81,600। अब 2 साल बाद क्या हुआ, ए गेट्स द सेम अमाउंट एंड बी गेट्स आफ्टर 3 years, मतलब 2 साल बाद ए को अपना अमाउंट मिल गया और बी को जो है वो 3 साल बाद मिला, बट ये क्या मिला, इक्वल मिला। आफ्टर 2 years ए गेट्स सेम अमाउंट एज बी गेट्स आफ्टर 3 years, मतलब जो ए को मिला वो 2 साल में मिला और बी को जो मिला वो 3 साल में मिला, लेकिन दोनों को जो अमाउंट मिला है यहाँ पे सेम मिला है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी वॉज, तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा ये हमें निकालना है। देखिए अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें यहाँ पे जो एक्स के फॉर्म में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करना होगा और इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना होगा बिकॉज हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को करेंगे सिंपल तरीके से। फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में गाइज आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप लोगों को फॉर्मूले से ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। आप लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है और फिर अगर आप ज़्यादा कुछ सोचने लगो तो आप टाइम स्पेंड कर दोगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको एक समझ ही आ जाता है कि इसमें 2 लोगों की बात की जा रही है, एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता है, एक मिक्सड अप अमाउंट है, ठीक है, 1% दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ हम अपने मन से उसको स्प्लिट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास चॉइस जो बचता है वो आखिरी चॉइस है, दैट इज फॉर्मूला मेथड। सो इस टाइम पे आपको फॉर्मूला आना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, करेक्ट। सेकंड मेथड ये होता है कि फिर आपको अगर करना है तो आपको बाय ऑप्शन मेथड भी आप कर सकते हो। तो अगेन उसमें भी एक ऑप्शन को पिक करना होता है एंड फिर आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होती है, बट हम लोग चूज करेंगे फॉर्मूला मेथड बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी जो है उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे। बी का इन्वेस्टमेंट अगर है एक्स है तो ए का कितना हो जाएगा, 81,600 माइनस एक्स। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया है। अगर बी ने एक्स किया होगा तो ए क्या रहेगा, 81,600 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो वो ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। मत इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट व्हाट, यही यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा आपका। क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। इन्वेस्टमेंट ही क्या रहेगा आपका, प्रिंसिपल रहेगा। ये आपको समझना है, ओके। अब आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपके पास टाइम भी गिवन है, दैट इज 2 years एंड 3 years, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो रहेगा अमाउंट इक्वल टू, क्योंकि अमाउंट सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर n। समझ आया, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, ओके। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे। क्योंकि हमने अमाउंट का फॉर्मूला क्यों लगाया गाइस, क्योंकि हमें ये लाइन आप पढ़ सकते हो, आफ्टर 2 years ए गेट्स द सेम अमाउंट एज बी गेट्स आफ्टर 3 years, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हुआ है। और जो एक्स है इट इज नथिंग बट हमारा व्हाट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो वो जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर होने वाला है, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n होता है, तो हम सबसे पहले ए का देखेंगे। ए का कितना है, 2 साल में मिलता है उसको पैसा, तो मैं क्या करूंगी 81,600 माइनस एक्स, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैंने ये प्रिंसिपल लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल, ये आपको समझना है, ओके। सो प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + R, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 / 100 टू दी पावर n। कितने साल के लिए मिला है, कितने साल के लिए उसने दिया है, 2 years, मतलब 2 years में उसको पैसा मिल गया था, मतलब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल का। तो हम लिख देंगे 2, n कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू। अब वही बात करें अगर b की, तो b का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है x, मतलब प्रिंसिपल कितना है x हो जाएगा, ठीक है। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 है / 100, लेकिन इसको कितने साल में वो पैसा मिला है, 3 साल बाद मिला है, ठीक है। कितना साल बाद मिला है, 3 साल बाद मिला है, करेक्ट। सो हम लिख देंगे 3, ऊपर लिख देंगे 3, ओके। अब इसको करेंगे हम लोग इवैल्यूएट, समझो आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना होगा, 81,600 माइनस एक्स जो है इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, और ये जो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, दैट इज a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n। ये फार्मूला आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो हमारा इसका आंसर होता है a टू दी पावर m माइनस n,
अब कहीं ना कहीं अगर a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n, तो इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगर मैं इसको डिवाइड में डालती हूँ तो मुझे फाइनल क्या होता है a टू द पावर m माइनस n। ये सभी को पता होगा, इंडाइसेस हम लोगों ने सभी ने 5th स्टैंडर्ड में पढ़े, आप सभी को पता होगा। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता नजर आ रहा है एक बार और देखिए, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n। इट इज नथिंग बट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। और इसी को हमें लिखना होता है जब भी हमारा बेस सेम होता है और डिवीजन आता है तो उनके जो पावर्स होते हैं उनमें माइनस होती है, m माइनस n। समझ आया आप लोगों को? इसीलिए मैंने 1 x को एज इट इज लिखा, 1 + 4/100 जो है वहाँ पे 3 - 2 किया है। समझ आया? नहीं तो आप बोलोगे कि मैम आपने किस तरह 3 - 2 कर दिया, ये कैसा हुआ? तो यहाँ पे हमने इंडाइसिस का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है। सो हो जाएगा x 1 + 4/100 3 - 2, तो कितना 3 - 2 इज व्हाट 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली हम अंदर का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 * 1 = 100, 4 * 1 = 4, 100 + 4 इज 100/4 डिवाइडेड बाय 100। समझ आया? सो x इन ब्रैकेट 104 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 104 डिवाइडेड बाय 100 है, इसी का मतलब 1.04 हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि नीचे डिवाइडेड बाय 100 है। तो 2 जो डेसिमल्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2 के बाद हम इसको क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.04x आ जाएगा। करेक्ट, इतना आ गया। अब x के टर्म को एक साइड करेंगे और नॉन x के टर्म को एक साइड करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 81,600 डिवाइडेड बाय 2.04। कैसा किया मैंने, अगर ये -x ये अगर प्लस हो जाएगा तो x के आगे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1.04 + 1 कितना हो जाएगा 2.04x 2.04x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81,600 डिवाइडेड बाय 2.04। समझ आया? ठीक है, अब ये जो 2.04 है, अब अगेन मेरा डेसिमल में है तो मैं डेसिमल से इसको नॉर्मल कन्वर्ट करूंगी। अब मेरे 2 के बाद 0, तो मैं ऊपर इसको मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 कर देती हूँ तो मेरे डेसिमल्स चले जाएंगे, डेसिमल चले जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। 204 4 जा होता है 816, 204 4 जा होता है 816, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 40,000। 1 2 3 4 जीरोस बच रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 40,000। x का वैल्यू मेरा कितना आया 40,000 आया, और x का वैल्यू अगर मेरा 40,000 आया तो वही इन्वेस्टमेंट था b का, और वही हमें क्वेश्चन में निकालना था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था, और एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के कैलकुलेटिव डाले जाते हैं ताकि आपका थोड़ा समय जाए। क्वेश्चन इजी होता है, एक फॉर्मूले पे बेस के ऊपर ये क्वेश्चन को पूछा गया था, एक ही फॉर्मूला था, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 टू द पावर n। अगर आपको वो फॉर्मूला आता है और आपकी कैलकुलेशन स्पीड क्विक है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए वक्त है, कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, और जितने भी फॉर्मूलेस मैंने आप लोगों को पढ़ा है वो सारे फॉर्मूलेस को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को एक और रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मैथ्स की मैराथन इस मेरे सेशन को नहीं देखा होगा तो ज़रूर आप लोग रेफर कर सकते हो। ये ऐसा मैराथन है जो आप लोगों को, आप कोई भी एग्जामिनेशन अगर दे रहे हो जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है और आप लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप लोगों को आपके बेसिक्स क्लियर करना है, आप लोगों को सारे फॉर्मूलेस जानना है, सारी चीज़ें जाननी है। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक सेशन मेरा फॉलो करना है जो कि 3 से 4 घंटे का कुछ मैराथन है, जिसमें ईच एंड एवरी लेक्चर्स को मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें सारे शॉर्टकट्स, सारे फॉर्मूलेज, सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो अगर वो सेशन भी फॉलो करते हो आप, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी। उसका ई बुक भी कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। करेक्ट, और एक और चीज़ आप लोगों को सेशन के बीच में बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तो आप सुनोगे तो आप लोगों का सारा मैथ्स का सोल्यूशन ही निकलने वाला है। इसे सेशन को कंप्लीट देखिए, सारी चीज़ें पता चलने वाली है किस तरह आप लोगों को आपके मैथ्स को प्रिपेयर करना है। ओके, जो लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन सभी को ये बात पता होगी, पर जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सेशन को कंप्लीट देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कीजिए, और जो मैं ट्रिक्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उसे भी अपनाइए, तो आपका काफ़ी फायदा होगा आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। करेक्ट, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट को हमने एक की x कंसिडर किया, सेकेंड हो जाएगा टोटल माइनस x, फॉर्मूला अप्लाई किया, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट था,
अमाउंट इक्वल टू अमाउंट था, तो हमने वैल्यू पुटअप की एंड आंसर निकाला, दैट इज 40,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। 6 मेल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 8 फीमेल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, whereas 15 children can complete a piece of work in 10 days. 4 male, 12 female and 20 children work together for 2 days. If only one male were to complete the remaining work in 1 day, how many male would be required totally? देखिए क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा, अगेन दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने मिलेगा। आप लोगों को मैं इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। इससे क्या होता है ना कि जब हम एक अच्छा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब हम एक छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को उनके बीच में पढ़ते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन में अगर टफ क्वेश्चन आता है तो भी हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, और एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन आता है फिर तो बात ही छोड़ दो, फिर तो हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो भी बहुत क्विकली। इसलिए आप लोगों का प्रिपरेशन किस तरह होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी बड़ी लेवल की एग्जाम दे रहे हो, ए लेवल की एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों का प्रिपरेशन भी उस टाइप का होना चाहिए। अगर आप ए लेवल का एग्जाम दे रहे हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक बेसिक लेवल का, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये नहीं पता होता है एग्जामिनर कैसी एग्जाम सेट करेगा, ईजी सेट करेगा, डिफिकल्ट सेट करेगा, मॉडरेट सेट करेगा, ये नहीं पता है। लेकिन अगर हमने हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ही एक अच्छा मेंटेन किया है, तो एग्जामिनेशन कौन सा भी टाइप का पेपर सेट कर ले, हम डेफिनेटली उसे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने आपका लेवल ही लो रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट आता है तो वो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट माना जाएगा और आप कम अटेम्प्ट करके आओगे। इसीलिए आप टेक हो नॉन टेक हो, एक अच्छा लेवल मेंटेन कीजिए। इसका मतलब ये नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको धीरे 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 एक एक स्टेप ऊपर बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी वहाँ पर ग्रोथ होगी तो आपका सिलेक्शन की ओर का जो रास्ता है वो बहुत आप उसके पास पहुँच जाओगे, और सिलेक्शन मिलने में आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आएगी। करेक्ट। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देखिए, पूरा देखिए, ज़रूर समझ आएगा। सो सबसे पहली लाइन जो क्वेश्चन में दी गई है हमें, वो ऐसा बोला गया है कि 6 मेल एक काम को कंप्लीट करते हैं 12 दिन में। उसके बाद क्या बोला गया कि 8 फीमेल कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। वही सेम काम 8 फीमेल करती है 18 दिन के लिए। Whereas 18 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मतलब कि जो एक कंप्लीट वर्क है, जो सेम सेट ऑफ वर्क है, वो तीनों लोग कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, फीमेल भी कर रहे हैं, चिल्ड्रन भी कर रहे हैं। 6 मेल कर रहे हैं 12 दिन में, 8 फीमेल कर रही है 18 दिन में, और 18 जो चिल्ड्रन है वो कर रहे हैं 10 days में। सो उनका जो कैपेसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 72:144:180। इसको मैं अगर और इवैल्यूएट करती हूँ और रिड्यूस करती हूँ, मैं 36 से डिवाइड करती हूँ, तो आंसर हो जाएगा 2:4:5। तो ये उनका कैपेसिटी हो जाएगा। मतलब कि जितने 2 मेल करते हैं उतने ही 4 फीमेल काम करती है, उतने ही 5 चिल्ड्रन काम करते हैं। तो हो जाएगा 2 मेल इक्वल टू 4 फीमेल इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। ये मैं लिख सकती हूँ, समझ आया। जितना 2 मेल काम कर रहे हैं उतने ही 4 फीमेल काम कर रही है, उतने ही 5 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। ओके, समझ आया। तो ये इनका कैपेसिटी का रेशियो हो गया, ठीक है। और कैपेसिटी का रेशियो हमने इक्वल कर दिया। अब आगे जो हमें लाइन दी गई है वो ऐसी बोली गई कि अगर 4 मेल 12 फीमेल और 20 चिल्ड्रन अगर 2 दिन के लिए काम करती है, एंड इफ ओनली मेल वर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 day, हाउ मेनी मेल वुड बी रिक्वायर्ड टोटली। देखिए क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, आगे इतना हमने भी कैपेसिटी निकाल लिया उन लोगों का, ठीक है। आगे ऐसा बोला गया कि 4 मेल 12 फीमेल और 20 चिल्ड्रन 2 दिन के लिए काम करते हैं, और बचा हुआ जो काम है वो 1 दिन में कंप्लीट होता है। तो और कितने मेल लगेंगे उस बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया था कि बचा हुआ काम है सिर्फ मेल कर रहे हैं, ठीक है। सो क्यों ना एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा मेल में कन्वर्ट करते हैं। मेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 मेल है तो वो तो मेल ही रहेगा, लेकिन 12 फीमेल और 20 चिल्ड्रन को हम मेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ बताई कि 2 मेल जितना काम करती है, 2 मेल जितने काम करते हैं उतनी 4 फीमेल काम करती है, उतने ही 5 चिल्ड्रन काम करते हैं। तो मैं पहले इक्वेट करूंगी 2 मेल इक्वल टू 4 फीमेल को, 2 मेल इक्वल टू 4 फीमेल करूंगी तो 1 मेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 फीमेल्स हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो 1 मेल इक्वल टू व्हाट रहेगा, 2 फीमेल। मतलब जितना काम एक मेल करता है उतना काम करने को 2 फीमेल लगती है, ये इसका मीनिंग होगा। समझ आया। उसी तरह फिर से मेल को चिल्ड्रन के साथ हम इवैल्यूएट करते हैं। 2 मेल इक्वल टू 5 चिल्ड्रन, करेक्ट। सो एक मेल
को कितना चिल्ड्रन लगेगा, 2.5 चिल्ड्रन लगेगा। 2 को अगर मैं अगर 5 को डिवाइड किया जाए 2 से तो आंसर आएगा 2.5, करेक्ट। सो 2.5 चिल्ड्रन लगेगा। एक मेल की बराबरी कितने चिल्ड्रन करेंगे, 2.5 करेंगे, और एक मेल की बराबरी कितनी फीमेल करेगी, 2 करेगी। ये आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आया, ये उनकी कैपेसिटी निकली इससे, मेल की फीमेल की चिल्ड्रन की, करेक्ट। और कैपेसिटी को हमने इक्वल कंसिडर किया, ओके, क्योंकि वर्क क्या था, तीनों का सेम था, इसीलिए ये बात समझनी होगी। क्योंकि वर्क सेम था इसलिए कैपेसिटी को सेम कंसिडर किया गया। तीनों अलग अलग सेट ऑफ काम करते थे तो हम ऐसा नहीं कर पाते थे। हमने इक्वल इसीलिए किया क्योंकि तीनों भी सेम सेट ऑफ वर्क कर रहे हैं, करेक्ट। सो इतना होने के बाद अब हमें क्या बोला जा रहा है कि 4 मेल 12 फीमेल और 20 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। अब 4 मेल की जगह तो 4 मेल रहेगा, लेकिन अपन ने फीमेल को और चिल्ड्रन को ऑलरेडी क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो हम 12 फीमेल की जगह कितनी फीमेल हो जाएगी, 6 मेल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पूरे प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, मेल में कन्वर्ट करना है। 4 मेल की जगह 4 मेल हो जाएगा। बट अगर मैं 12 फीमेल की बात करूं जहां पे 12 फीमेल काम करेगी तो एक मेल जो है वो 2 फीमेल के बराबर है। तो अगर 12 फीमेल है तो उसके लिए कितने आदमी लगेंगे, 6 आदमी लगेंगे, क्योंकि मेल जो है वो फीमेल से उसकी जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली डबल है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है, डबल है। तो 12 फीमेल जो काम करती है वो 6 ही मेल कर लेते हैं, क्योंकि 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल था, इसलिए मैंने 12 फीमेल की जगह क्या लिखा, 6 मेल लिख दिया। अब बात की जाए अगर 20 चिल्ड्रन की, तो 20 चिल्ड्रन की जगह पे अगर मेल को मुझे लाना होगा तो 20 को मुझे डिवाइड करना होगा 2.5 से। अगर मैं 20 को 2.5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि 20 बाय अगर मैं 2.5 करती हूँ तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 200 बाय 25 हो जाएगा, 25 8 जो होता है वो 200 होता है, करेक्ट। तो 8 मेल हो जाएंगे। समझ आया, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये समझने वाला पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन जो है वो मेल में कन्वर्ट कर दिया है, करेक्ट, ठीक है। क्यों मेल में कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल 18 मेल्स हो गए, टोटल कितने हो गए, 18 मेल्स हो गए। मतलब काम बोला क्या गया कि 4 मेल करेंगी, 12 फीमेल करेंगी, 20 चिल्ड्रन करेंगे 2 दिन के लिए। तो हमने इन सभी को क्या कर दिया, मेल में कन्वर्ट कर दिया। अगर सभी को मेल में कन्वर्ट कर दिया तो कितने हो गए, 18 मेल्स। अब 18 मेल्स जो है वो कितना दिन काम करने वाले हैं, 2 दिन काम करने वाले। 18 मेल्स कितना दिन काम करने वाले हैं, 2 दिन काम करने वाले, करेक्ट। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो मेल्स में कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये निकालना है कि 18 मेल कितना दिन में जो है वो काम कंप्लीट करेंगे, करेक्ट। सो मुझे बताइए, सबसे पहले हमें ये दिया गया था कि 6 मेल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब 6 मेल 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहे थे। अगर 6 मेल 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट करते हैं तो 6 की जगह अगर 18 मेल आ गए तो वो कितना दिन में काम कंप्लीट करेंगे, पूरा वर्क कितना दिन में करेंगे, ये हमें निकालना होगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 18 मेल इक्वल टू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेल बढ़ चुके हैं तो उनका जो काम करने का दिन हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है गाइस, आप लोगों को ऐसा करना है 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। क्योंकि 6 मेल अगर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो 18 मेल कितना दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये हमें निकालना है। तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 इस तरह से करना होगा, क्योंकि हमें जो डेज है वो कम आने चाहिए। अगर आप लोगों के 18 मेल के डेज अगर ज़्यादा आते हैं तो आपको यहाँ पे हिंट मिल जानी चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो कर रॉन्ग जा रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, अगर लोग बढ़ जाते हैं तो हमारा काम करने का जो समय है वो भी कम हो जाता है। तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 किया, आंसर आ जाएगा इसका 4 डेज। समझ आया, कितना आंसर आया, 4 डेज। मतलब 18 मेल को वो पूरा काम कंप्लीट करने को कितना वक्त लगेगा, 4 डेज। क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं किया। अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो ऑब्वियस ही बात है, 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है। तो यहाँ पे 3 से अगर 12 को आप डिवाइड करते हो तो 4 आंसर आएगा। मतलब कि 18 मेल को 4 डेज लगेगा इस काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। सो 18 मेल 4 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर वो 4 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, इसी का मतलब यही कंसिडर होगा कि टोटल वर्क जो है वो 4 रहेगा, ठीक है। अगर वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब एक दिन में एक वर्क कर रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। टोटल वर्क 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि टोटल वर्क 1 पर डे में 1 हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 4 हो गया। अब टोटल वर्क अगर 4 हो गया और ये जो टोटल 4 वर्क है उसमें से 2 दिन काम किया जा रहा है। अब हाफ वर्क तो हो चुका है, लेकिन आधा जो वर्क है उसके लिए ये कंडीशन दी गई थी कि जो बचा हुआ आधा वर्क है वो एक ही दिन में कंप्लीट करना है। क्या बोला गया था कि 4 मेल 12 फीमेल 20 चिल्ड्रन ने 2 दिन काम किया, और अगर सिर्फ और सिर्फ अब मेल काम करते हैं
क्या बोला गया था, सिर्फ और सिर्फ मेल काम कर रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन सिर्फ मेल पे ही था क्योंकि हमने मेल में ऑलरेडी कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया था। अगर अब सिर्फ और सिर्फ मेल ही काम कर रहे हैं तो वो बचा हुआ जो काम है वो उनको एक ही दिन में कंप्लीट करना है, तो और कितने मेल रिक्वायर्ड हो गए। अब हाफ वर्क बचा, मतलब कितना वर्क बचा हुआ है, 2 वर्क बचा हुआ है। अगर 2 वर्क बचा हुआ है और वो एक ही दिन में कंप्लीट करना है, अब मुझे बताइए पर डे 18 मेल काम करते हैं तो वो कितना काम कंप्लीट करते हैं, एक दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं मैंने बताया, लेकिन हमें काम कितना करना है, 2 करना है। 2 काम करना है तो हमें 18 जो मेल थे वो और 18 से बढ़ाने पड़ेंगे, 18 × 2 करना पड़ेगा, दैट इज 36 मेल्स हमें लगेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था हमारा 18 मेल इज इक्वल टू 4 डेज, मतलब कि 18 मेल को 4 दिन लगता है काम कंप्लीट करने को। यहाँ पे आप लोगों को क्या कंसिडर करना था कि 4 दिन मतलब कि टोटल वर्क हमने 4 कंसिडर किया, पर डे 1 वर्क किया होगा, 18 मेल ने पर डे 1 वर्क किया होगा, तो 4 दिन में 4 वर्क उनका कंप्लीट हो गया। अगर 4 दिन में 4 वर्क कंप्लीट होता है, ये हमको सिर्फ कंसिडर करना था, लेकिन वो जो 18 मेल थे उन्होंने 2 दिन ही काम किया, 2 दिन ही काम किया। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट किया होगा, 2 वर्क कंप्लीट किया होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पर डे 1 वर्क, तो 2 वर्क कंप्लीट हुआ। बचा हुआ जो वर्क था, आधा वर्क, 4 में से 2 गया, 2 बचा। ये जो 2 वर्क है ये एक ही दिन में कंप्लीट करना है, और वो किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ मेल को करना है, ठीक है। तो मुझे बताइए एक दिन में 18 मेल काम करते हैं और एक ही काम कर पाते हैं। अगर उनको 2 काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है उनका नंबर उनको डबल करना होगा, तब उनका 2 काम जो है वो कंप्लीट होगा। तो 18 × 2 इज इक्वल टू 36 मेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को मेल में कन्वर्ट करना ही सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में सीखने वाला पॉइंट था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और आप लोगों को वो कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर मेल के फॉर्म में ही पूछा हुआ है, तो आपको वो कन्वर्ट करना ही है एनीहाउ। इसलिए मैंने सबसे पहले कैपेसिटी निकाला, मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रन का, क्योंकि तीनों सेम सेट ऑफ वर्क कर रहे थे, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले m1 × d1 किया। 6 मेल 12 डेज काम कर रहे हैं, 8 फीमेल 18 डेज काम कर रहे हैं, 18 चिल्ड्रन जो है 10 डेज काम कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि 2 मेल जितना काम कर रहे हैं ना, उतनी 4 फीमेल काम कर रही, उतने 5 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, मतलब कि मेल के इक्वली हमें फीमेल और चिल्ड्रन का कैपेसिटी पता चला। तो हमने मेल का, क्योंकि हमें मेल में कन्वर्ट करना था, क्वेश्चन में पता चल चुका था कि एंड में हमें ये बोला गया कि मेल जो है रिमेनिंग काम कंप्लीट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक हिंट लगनी है कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को एक कोई तो भी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर मेल में करते हो तो बहुत ईजी जाएगा। तो हमने इसको ऐसा नहीं लिया 4 मेल 12 फीमेल 20 चिल्ड्रन, इट इज नथिंग बट व्हाट 18 मेल जाए हमारा, क्या है हमारा 18 मिला है। हमने वो कैसे निकाला, वो मैंने आप लोगों को जो कैपेसिटी निकाला था उससे मैंने बताया कि 2 मेल इक्वल टू 4 फीमेल है, तो 1 मेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 फीमेल हो जाएगी। उसी तरह 2 मेल इक्वल टू 5 चिल्ड्रन है, तो 1 मेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 चाइल्ड हो जाएगा। तो इसी को हमने इक्वेट किया 4 मेल 12 फीमेल और 20 चिल्ड्रन में। तो टोटल इन तीनों का मिला, अगर तीनों को मैं मिक्स कर दूं और उसमें मेल में कन्वर्ट करूं तो 18 मेल की बराबरी करता है ये 4 मेल 12 फीमेल और 20 चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि 6 मेल पूरा वर्क 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो 18 मेल कितना दिन में करेंगे ये हमें निकालना था। वही सेम पूरा का पूरा काम 18 मेल कितना दिन में करेंगे, तो 18 मेल जो है वो पूरा का पूरा काम 4 दिन में करेंगे। अगर 18 मेल पूरा का पूरा काम 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये कंसिडर किया कि एक दिन में वो एक काम कर रहे होंगे, 4 दिन में 4 काम हो रहा होगा। अब 18 मेल ने अगर 2 ही दिन काम किया है, ठीक है, 2 दिन काम किया, मतलब कितना काम कंप्लीट किया होगा, 2 वर्क कंप्लीट किया। बचा कितना था, 2 वर्क था, लेकिन बचा हुआ जो 2 वर्क था वो एक ही दिन में कंप्लीट करना था। तो कितने मेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनका पर डे का कैपेसिटी 1 काम करने का है और उनको वो काम 2 करना था, तो 18 × 2 करना पड़ा, मतलब कि और 18 मेल्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उनका 1 डे का कैपेसिटी 1 काम करने का है और 1 डे में उनको 2 काम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 18 जो मेल है उनको हमें ऐड करना होगा। 18 + 18 36 भी कर सकते हो, या फिर 18 × 2 करना होगा, दैट इज 36 मेल जो है वो लगेंगे उस रिमेनिंग वर्क को एक दिन में कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर अभी भी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आप फिर से जाके मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप अगर अच्छी तरीके से सुनते हो तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। इसमें कुछ छोटा सा न्यू कॉन्सेप्ट था, आप वो समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको समझ आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था
कि आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, आप लोगों की एग्जामिनेशन महाट्रांस को ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है, आप लोगों को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल चुका है और पढ़ाई करने का वक्त मिल चुका है। अब उस वक्त को एक अच्छी तरीके से स्पेंड करोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा, और उसी वक्त को अगर आप सही तरीके से नहीं यूज़ करोगे तो आपका सिलेक्शन आपको मिलेगा का, इसकी श्योरिटी आपको नहीं रहेगी। करेक्ट? तो आप लोगों को क्या करना है, आपका प्रिपरेशन अब डबल कर देना है, क्योंकि आपको समय मिल गया। जब हमारे पास समय नहीं होता है तो हम लोग समय मांगते हैं, और जब हमें समय मिल जाता है हमें फिर उस समय को स्पेंड कर देते हैं। फिर एग्जाम के कुछ 4-5 दिन आते हैं, फिर वो 4-5 दिन में तो पढ़ाई रिविजन नहीं होती है। तो आपको जो भी टाइम मिला है उस टाइम को प्लीज़ यूटिलाइज कीजिए। सर भी आप लोगों को कंटिन्यूसली गाइड करते हैं, आपको सेशंस प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है, उसको फॉलो कीजिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप नॉन टेक का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका तीनों जो सब्जेक्ट है नॉन टेक के, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ओके और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया है और वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आज ये सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और जिन्होंने ये कोर्स को नहीं ज्वाइन किया होगा, आप लोग भी क्यों उन लोगों को आगे जाने दे रहे हो? आप भी उनसे आगे जाइए। उन लोगों ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आप लोगों ने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मराठी आपका तीनों कवरअप होता है। ये तीनों कोर्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के हैं। तीनों में आप लोगों को जो कोड अप्लाई करना है मैंने दिया हुआ है, ओनली 50, फ्लैट 50 और न्यू 50 का। अगर ये आप कॉम्बो कंप्लीट परचेस कर लेते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में गाइज, आप लोगों को कहीं पे भी आप लोगों को इतना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और कितना समय मैंने आप लोगों के साथ इन सभी को पढ़ाने के लिए स्पेंड किया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, आप लोगों का जो बचा हुआ वक्त है आप लोगों को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, और आप लोगों को कहीं कहीं प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा नॉन टेक का, तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा आपकी एग्जामिनेशन का नॉन टेक प्रिपरेशन में, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करवा के देगा। अगर आप ईच एंड एवरी लेक्चर को देखते हो, ऐसा मत सोचिए ये ईजी टॉपिक है, मैं इसे प्रिपेयर नहीं करता हूँ, ये मुझे आता है। ईच एंड एवरी सेशन को देखिए, जो सारी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी फॉलो कीजिए, सारी टेक्निक्स जो मैंने बताई है वो अपनाइए। बहुत स्ट्रैटेजीज मैंने एक्सप्लेन किए, किस तरह पेपर को सॉल्व करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वाइल सॉल्विंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वाइल सॉल्विंग रीजनिंग, मैंने सब चीज़ें आपको बताई है। मराठी व्याकरण मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोर्स ऐसा मत समझिए कि सिर्फ महाट्रांस को एई के लिए ही काम में आएगा। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, साल भर तक आपके लिए ये वैलिड कोर्स है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, एप्टीट्यूड के जो चैप्टर्स है वो चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, अप्रोच चेंज नहीं होता है, उसी तरह रीजनिंग का पजल चेंज नहीं होता है, सिटिंग चेंज नहीं होता है, और जो टॉपिक्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। उसी तरह मराठी व्याकरण के टॉपिक चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी महाराष्ट्र बेस्ड एग्जाम देते हो, वहाँ पे मराठी पूछा जाता है तो आपका मराठी काम में ही आता है आपको। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप अभी कुछ वक्त बचा और आप ये एग्जामिनेशन के लिए कोर्स ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन साल भर में आप जो भी एग्जामिनेशन दोगे उन सारी एग्जामिनेशन के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी लेक्चर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और उसी के साथ क्या क्या पॉइंट्स बताए आप लोगों को कि किस तरह आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्या पॉइंट को ध्यान में रखना है। रीजनिंग को मुझे बताइए, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आप सभी को आती है, लेकिन इसका एक तरीका होता है, स्पेशल मेथड। वो स्पेशल मेथड क्या अपनानी है आप लोगों को, जिससे आपका प्रॉब्लम गलत ना हो, जिससे आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया 2 से 3 मिनट, उसमें ऐसा ना हो। काफ़ी बार ऐसा होता है, पजल सिटिंग हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि 2 से 3 मिनट देने के बाद हमारी वो कहीं ना कहीं चूक जाती है। अब क्यों गलत होती है, क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो कोर्स ज्वाइन करते हो ना तो आपकी सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये मैं आपको डेफिनेटली अश्योर करती हूँ। तो ये जो कोर्स थे मैंने ऑलरेडी बिफोर 2 मंथ स्टार्ट कर दिए थे। पहले हमने मराठी लॉन्च किया, फिर हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉन्च किया, पहले बाद में हमने रीजनिंग लॉन्च किया, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड है। वो लोग सेशन को गो थ्रू कर रहे हैं, वो सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी न्यू वन है उन सभी के लिए ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिए। इन तीनों का कॉम्बो लीजिए, आपको साल भर के लिए ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में जहाँ पे ये सारे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सभी को काम में आएंगे। नॉट नेसेसरी सिर्फ महाट्रांसको के लिए होगा, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, सब लोग सारे प्लेटफॉर्म जो है एक एग्जाम को ओरिएंटेड कोर्स लाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर उसी एग्जाम के लिए वैलिड होता है। ध्यान में रखिए, जो टॉपिक उस एग्जाम में पूछे गए अगर सेम किसी और एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक, वो अप्रोच, वो मेथड, वो चेंज नहीं होना है गाइस, वो डेफिनेटली सेम रहना है। तो ये 1 ईयर के लिए ईच एंड एवरी एग्जाम को काम में आएगा।
अभी देखिए कूपन कोड अप्लाई कीजिए ताकि आपको 99 में ही ये कोर्स मिले। तो रीजनिंग के लिए अप्लाई करोगे ओनली 50 का, मराठी के लिए अप्लाई करोगे फ्लैट 50 का, एंड एप्टीट्यूड के लिए अप्लाई करोगे न्यू 50 का। अब आप लोगों को एक क्विकली बता देती हूँ कि हमने क्या कवर किया। रीजनिंग में आप देख सकते हो मैंने सिर्फ पजल्स को 3 आवर्स 10 मिनट्स में पढ़ा हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करो तो मैंने पूरा कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट भी 3 आवर्स पढ़ा हुआ है। ईच एंड एवरी आप लोगों को टाइप पढ़ा हुआ है। उसके बाद मिसलिनियस कुछ जो मेन टॉपिक्स, देखो रीजनिंग और एप्टीट्यूड में जो मेन फोकस होता है वो सिटिंग और पजल होता है, वो मैंने कवर किया। उसके बाद डायरेक्शन पूछा ही जाता है, ब्लड रिलेशन पूछा ही जाता है, कोडिंग आता ही है, सिलॉग्स इनइक्वालिटी आता ही है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन देखने ही मिलते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन आते ही है, डेटा सफिशिएंसी पूछा जाता है। कहाँ आप लोगों को जो प्रीवियस पैटर्न था 17 का उसी को फॉलो करते हो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस टॉपिक को मैंने कवर किया है और जो इंपॉर्टेंट वन है उसी को इस कोर्स में मैंने कवर अप करवाया है। ओके, सो नॉट नेसेसरी जो कुछ और एक्सेप्शनल आपको दिखते हैं वो तो इजी होते हैं, बट दिस टॉपिक्स ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है, अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, आपके सामने टाइम मेंशन है, आप देख सकते हो। सो आपको ज्वाइन करना होगा। बात करी जाए मराठी की तो आप देख सकते हो वर्ण से स्टार्ट किया हुआ है। एक बेसिक टॉपिक को भी मैंने संधि से टॉपिक को 1.5 घंटा पढ़ा हुआ है, बहुत वक्त लिया है, इतना ईजी एक्सप्लेनेशन और काफ़ी सारा डेटा प्रोवाइड किया है। पूरी आप लोगों को मराठी की ई बुक्स प्रोवाइड की है, पूरी एप्टीट्यूड की ई बुक्स प्रोवाइड की है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, ई बुक्स जो रीजनिंग की इंपॉर्टेंट थी वो प्रोवाइड किए। ईच सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। आप लोगों को ये भी कहा है जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कोई डाउट होगा, कुछ डिफिकल्टी होगी, कुछ रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूर मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, मुझसे इंटरैक्ट कीजिए। जहाँ पे भी आप लोगों को क्वारी आ रही होगी तो आप हेल्प सेक्शन में जाके आपकी क्वारी रेज कर सकते हो, वो भी आपकी सॉल्व की जाएगी। सारी आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली उसको भी ध्यान दिया जाएगा। तो आप लोगों को आप यहाँ पे देख सकते हो मराठी का ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्ड, प्रयोग, समास, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अलंकार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप मेरा सेशन देखते हो तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये सारी ई बुक्स आपको ये जोड़ शब्द, ध्वनिदर्शक शब्द, समूह बदल एक शब्द, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, इसकी काफ़ी सारी लिस्ट मैंने आप लोगों को ई बुक के माध्यम से प्रोवाइड की है। करेक्ट। सो उसके बाद अगर बात की एप्टीट्यूड की तो एप्टीट्यूड में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे बेसिकली क्वेश्चन आते ही है 100%, वो टॉपिक्स को मैंने कवर अप करवाया है। टाइम एंड वर्क हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ, ट्रेन हुआ, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर का पेपर इन सारे टॉपिक में से ही आया हुआ है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं जाकर देखा होगा तो देखिए, मैंने डिटेल में प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को फ्री में अवेलेबल है, आप ज़रूर जाके देखिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे टाइम लिमिट देखिए और उस पर्टिकुलर चैप्टर को देखिए। अगर आप चाहते हो आप लोगों का डिटेल में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना नॉन टेक का, देखिए गाइस, सिलेक्शन जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ होता है, टेक प्लस नॉन टेक। सिर्फ टेक कर रहे हो, टाइम पे बोलोगे 4 या 5 दिन में नॉन टेक का रिवीजन कर लूँगा, मैं लिख के देती हूँ, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अभी भी आपके पास वक्त है, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। अगर कोर्स ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली प्रेशर बिल्डअप होगा कि नहीं, हमें पढ़ाई करनी है, हमारे पास अभी काफ़ी सारा डेटा आ चुका है, एक ही जगह पर आ चुका है, अभी हमें कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ज़रूर उसे खोल के देखोगे और आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, जब हमारे पास डेटा होता है और सही कंटेंट होता है तो हम उसका प्रिपरेशन करने में हमें दिक्कत नहीं जाती है। जब हमें एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो हम 10 जगह ढूंढने में ही हमारा समय स्पेंड कर देते हैं और उस बीच में हमारा इंटरेस्ट जो है वो कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमारी पढ़ाई कहीं रह जाती है और हमारा टाइम पास होके हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। तो आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड हुआ है, वो भी एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के साथ प्रोवाइड हुआ है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड हुआ है, हर चीज़ की ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए। मैथ्स की अगर बात की है, अगर मैथ्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो 250 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होगा। 150 प्लस क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाए हुए हैं और 100 क्वेश्चन मैंने ई बुक के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आप ज्वाइन करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होना है। जिन भी लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, मराठी में थोड़ी भी दिक्कत है, कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत जाती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये था अबाउट कोर्स। इसे ज्वाइन किस तरह करना है, कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसे इंस्टॉल कीजिए, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को
पेड कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। इन तीनों कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड ऑलरेडी आपको बता दिया है, जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको ईच कोर्स 99 में मिलेगा। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा। तीनों की साइमल्टेनियसली डेली आज से आप लोग एक टारगेट क्रिएट कीजिए कि हम लोगों को टेक्निकल भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, मराठी भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। तो टाइम लिमिट आप अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो प्रेफरेंस है वो आप टाइम बांट दीजिए और चारों का साइमल्टेनियसली पढ़ाई कीजिए। फिर देखिए कि आप लोगों को क्या कॉन्फिडेंस आता है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। करेक्ट। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question है हमारा, if a person makes a profit of 10% on 1/4 of the quantity sold and loss of 20% on the rest, then what is the average percent profit or loss? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक पर्सन जो है उसको प्रॉफिट होता है 10% जब वो 1/4 ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड करता है। अगर मैं क्वांटिटी 100 कंसिडर कर लूँ, ठीक है, अगर क्वांटिटी 100 है और उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 100 कंसिडर कर लिए, ये हमने कंसिडर किया कि क्वांटिटी जो है 100 है और एक जो यूनिट जो है उसका प्राइस अगर 1 रुपीज़ है तो टोटल जो क्वांटिटी हो जाएगा उसका प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़ हो जाएगा। करेक्ट। सो क्वांटिटी 100 हुई और उसकी प्राइस कितनी हुई हमारी 100 हो गई। करेक्ट। अब क्या बोला जा रहा है कि 1/4 ऑफ द क्वांटिटी जो है वो 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। अब 1/4 ऑफ द क्वांटिटी कितना हो जाएगा, अगर मैं 100 का 1/4 निकालूं तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। अगर 25 को 10% में प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, मतलब अगर 25 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना रहेगा 2.5। तो 25 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा हमारा 27.5। ये समझ आया आप लोगों को, ये समझ आया। मतलब 1/4 ऑफ द क्वांटिटी जो है जो 25 रुपीज़ की है वो 27.5 में बेची जा रही है क्योंकि 10% प्रॉफिट है। इसी को मैं 25 का 10% प्रॉफिट मतलब मैं 110 भी ले सकती हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई, 25 का 10% डायरेक्ट निकाला, दैट इज 2.5। तो 25 प्लस 2.5 27.5, ये एक मेथड हुआ। सेकंड, आप 25 का 110% भी निकाल सकते हो एज पर योर चॉइस, जो आपको ईजी लगता है। करेक्ट। सो ये आया 27.50। समझ आया आप लोगों को। मतलब 1/4 ऑफ द क्वांटिटी जो सेल किया गया वो 10% ऑफ द प्रॉफिट किया गया, तो वो कितने में गया 27.5 पे। अब जो बचा हुआ है वो लॉस में गया, कितना 20%। रेस्ट जो लॉस में गया वो 20% में गया। रेस्ट कितना है 75। 100 में से 25 प्रॉफिट पे गया और जो 75 है वो लॉस पे गया। तो 75 कितने लॉस पे गया 20% के। अब 75 का अगर मैं बोलूँ कि 20% लॉस में गया तो मुझे बताइए 75 का 10% कितना होता है। 75 का 10% होता है 7.5। 20% कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 7.5 दैट इज 15। अगर 75 माइनस लॉस हुआ है 15 का तो कितने में बेचेगा 60 में। ये हुआ एक मेथड। और एक है ये आपके सामने 75 का 80% दैट इज 60। समझ आया। दो तरीके से कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कोर्स में सब पढ़ाया हुआ है, दो डबल अप्रोच बताए हुए हैं ताकि आप लोगों को जो इजी लगे वो आप लोग यूज करें। समझ आया। एक आप लोग 10% निकालिए और 10 से आप लोग कभी भी अगर ये मेथड अप्लाई करोगे ना आपको आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। बस आप इसके साथ ना बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके साथ अगर आप फ्लेक्सिबल हो गए 10% के साथ तो आप लोगों को इजी जाएगा। मैंने क्या किया 75 का मुझे क्या बताना 20% लॉस बताना है। 75 का 10% कितना होगा 7.5। 20 कितना होगा उसका डबल 7.5 प्लस 7.5 दैट इज 15। 75 में से 15 माइनस किया दैट इज 60 डायरेक्ट आ गया। बट अब कोई लोगों को नहीं समझ आता है तो वो लॉस पे गया। अब 20% लॉस में गया मतलब ही उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 80%। तो 75 का 80% ले लिया कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। समझ आया। अब टोटल क्वांटिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 70 जो 1/4 था वो 10% प्रॉफिट में बेचा, जो बचा हुआ रेस था वो 20% लॉस में बेचा। समझ आया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले का 27.50 और दूसरे का 60। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 87.50। लेकिन हमारा एक्चुअल प्राइस कितना था 100 था। एक्चुअल प्राइस कितना था 100 था। 100 क्वांटिटी का प्राइस कितना था 100 था। बट एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस में बेचा तो दोनों को ऐड किया तो टोटल दोनों मिला के जो बीके जो सेलिंग प्राइस था वो 87.50 आया। सो हमें ये तो पता चल गया कि हमें लॉस हुआ है क्योंकि 100 की चीज़ बेची गई थी 87.50 में, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ। तो लॉस जो हमारा निकला है वो है 100 माइनस 87.50 दैट इज 12.50। करेक्ट। अब ये हमारा आंसर रुपीज़ में आ चुका है। बट क्योंकि हमें परसेंट के फॉर्म में पूछा है तो हमारा फॉर्मूला होता है परसेंट लॉस का। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 ही है। डायरेक्टली आंसर ऑब्वियसली बात है 12.5% आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह निकालते हैं हम लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है हमारा 12.5। CP कितना है हमारा 100 इंटू 100। तो 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा 12.5%। समझ आया। सो ऑप्शन डी
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है ना गाइस, और आप लोगों को लॉस परसेंट पूछा जा रहा है, तो जो आप लोगों का माइनस करने के बाद आंसर आता है वही उसका करेक्ट आंसर होता है। करेक्ट। सो 12.5% जो है लॉस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें बहुत डिफिकल्ट लेवल का ऐसा कुछ नहीं था। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। बिटवीन टू स्टेशन द फर्स्ट एंड सेकेंड and third fare are in the ratio 9:7:2. The number of passengers traveling in a day are in the ratio of 5:3:2 respectively. In the above classes, if the sale of the tickets generated revenue rupees 98,000 that a day, and if 200 passengers travel by third class, what was the fare of the first class ticket? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दो स्टेशन के बीच में जो है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास के जो फेयर्स का रेशियो है वो दिया गया है, दैट इज 9:7:2. ठीक है, और जो पैसेंजर्स है जो ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन में उनका भी रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 5:3:2. समझ आया? सो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का फेयर दिया हुआ है, दैट इज 9:7:2. और उसी तरह जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं एक दिन में उनका भी रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 5:3:2. तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास में रेशियो ऑफ पैसेंजर निकला मेरा 5:3:2 और टिकट फेयर निकला 9:7:2. तो अमाउंट कितनी कलेक्ट होंगी, पैसेंजर इंटू टिकट फेयर. ठीक है, तो हमें अमाउंट पता चल जाएंगी, तो हम करेंगे 5 × 9 प्लस 3 × 7 प्लस 2 × 2. इससे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ ये हमें पता चल जाएगा. तो 9 5 कितना होता है 45, 7 3 कितना होता है 21, 2 2 कितना होता है 4, 45 प्लस 21 प्लस 4 करते तो आंसर कितना आ जाएगा 70. मतलब टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ वो कितना हुआ है 70 कलेक्ट हुआ. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था एक बात कि इफ सेल ऑफ द टिकट जनरेटेड रेवेन्यू 98,000, टोटल कितना हो रहा है 98,000 जनरेट हो रहा है एक दिन में. अगर 200 पैसेंजर ट्रैवल बाय द थर्ड क्लास, अब ये जो थर्ड क्लास थी जहां से हमें पैसेंजर का जो रेशियो था वो 2 दिया हुआ था, तो 2 रिप्रेजेंट व्हाट 200, 2 रिप्रेजेंट व्हाट 200. तो उन्होंने ऐसा बोला कि व्हाट वाज द फेयर फॉर द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के लिए क्या फेयर लगा होगा. अगर 2 रिप्रेजेंट 200 है तो पहली क्लास क्या है 5, तो 5 रिप्रेजेंट कितना हो जाएगा 500, 5 रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा. करेक्ट. तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट क्लास का. अगर हमारा अमाउंट अगर निकल जाता है तो उसको हम पैसेंजर से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा फेयर है फर्स्ट क्लास का वो निकल जाएगा. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्लास का टोटल सब लोगों को कितना अमाउंट टोटल लगा वो निकाल लेंगे. ठीक है, अब मुझे बताइए फर्स्ट क्लास का अगर मैं अमाउंट की बात की जाऊँ तो 9 5 45 लग रहा है, क्योंकि 5 पैसेंजर का टिकट फेयर कितना है 9 दिया हुआ है, तो 45 हो जाएगा. आउट ऑफ कितना 70, टोटल 70 जो अमाउंट कलेक्ट हुआ उसमें से फर्स्ट क्लास का कितना हुआ 45 हुआ. ठीक है, अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 98,000 से. क्यों, क्योंकि टोटल जो रेवेन्यू है वो 98,000 है, तो 98,000 का 45/70 जो रहेगा वो अमाउंट जो रहेगा वो फर्स्ट क्लास का रहेगा. करेक्ट. सो मैं 45/70 इंटू 98,000 करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 7 1 7, 7 4 28. ठीक है, एंड 45 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आ जाएगा मेरा 63,000. पहले किस तरह करेंगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई, 14 10 450 होता है, और 45 अगर मैं 4 की बात करूँ तो होता है 180. तो आंसर आएगा मेरा 630. समझ आया किस तरह किया. अब 45 4 180 मैंने इतना क्विक कैसे लाया गाइस, देखिए 45 2 होता है 90, और ऑब्वियसली बात है 4 गुना है तो 90 × 2 दैट इज 180. तो ये आप जितनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो माइंड है ना वो खुलता जाएगा, तो आप लोगों को बहुत क्विकली ये सारी चीज़ें आएगी. ठीक है, इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा. मैथ्स में हम लोग जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना उतना हमारा दिमाग जो है ना उतना शार्पली वर्क करता है, और हमारे कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत क्विक कर लेते हैं. ठीक है, सो पहले मैंने 7 से 98 को काटा, दैट इज 14 और 45 × 14 में बेसिक मेथड से नहीं मल्टीप्लाई किया. 45 10 450, 45 4 180, 450 प्लस 180 630, और 2 0 जो थे वो 0 मैंने ऐड कर दिए. सो 63,000 जो रेवेन्यू आया है वो टोटल मुझे फर्स्ट क्लास से आया है, लेकिन मुझे उसका पर्टिकुलर फेयर पता करना है कि उसका फेयर कितना है. क्या पता करना है, फेयर पता करना है. अब आप मुझे बताइए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 रिप्रेजेंट 200 पैसेंजर, तो 5 रिप्रेजेंट 500 पैसेंजर. तो 63,000 जो आया पैसा वो 500 पैसेंजर से आया, तो मैं 63,000 को अगर 500 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे पर पैसेंजर का फर्स्ट क्लास का फेयर पता चल जाएगा. तो हम इसको 500 से डिवाइड करेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, तो बचा कितना 630/5. अब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 126.
समझ आया? सो फर्स्ट क्लास का जो फेयर निकला वो निकला हमारा 126, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये रियलिस्टिक नहीं है, फर्स्ट क्लास का कभी इतना टिकट नहीं होता है, बट हमारा जो आंसर है वो 126 आया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, पैसेंजर्स का रेशो दिया हुआ था, टिकट का रेशो दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट हमारी निकल आई। उसमें से हमें क्या निकालनी थी, फर्स्ट क्लास की जो है टोटल अमाउंट निकालनी थी, फर्स्ट क्लास की टोटल अमाउंट निकाली, और पैसेंजर के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन ये दी थी कि थर्ड क्लास रिप्रेजेंट 200, इसी का मतलब होगा 2 रिप्रेजेंट 200 पैसेंजर्स, तो 5 रिप्रेजेंट 500, ठीक है। तो 63,000 जो टोटल हमारा अमाउंट आया था उसको अगर हम 500 पैसेंजर से डिवाइड करते तो एक पैसेंजर का फर्स्ट क्लास का हमारा फेयर निकल आएगा, दैट इज 126, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्वाइस द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू द थ्राइस द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू इट्स स्पीड ऑफ द करंट इज। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी, क्वेश्चन में एक भी अमाउंट गिवन नहीं है, बट हमें क्वेश्चन का आंसर अमाउंट में पूछा हुआ है, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। क्या बोला गया यहाँ पे कि सबसे पहले बोला है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कि 2, ट्वाइस द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है। अब देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या कंसिडर करते हैं, u, एंड अपस्ट्रीम की स्पीड को क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, v। करेक्ट। सो उन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस द डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब कि 2u इज इक्वल टू थ्राइस द अपस्ट्रीम मतलब कि 3v। ये इक्वेशन समझ आया? ठीक है, ये बोला गया। अब सबसे पहले आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि स्पीड ऑफ स्टील वाटर कितना होता है, x होता है, और स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, y, क्योंकि इन दोनों का ही हमें रेशियो निकालने पूछा है। रेशियो किसका पूछा है, स्पीड ऑफ स्टील वाटर टू इट्स करंट वाटर। तो स्पीड ऑफ स्टील वाटर कितना होता है, x होता है, और स्पीड ऑफ करंट वाटर क्या होता है, y होता है। हमें इन्फॉर्मेशन दी थी 2u इज इक्वल टू 3v, लेकिन आप लोगों को u का फॉर्मूला भी पता होगा, मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है, u इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड v इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट कर सकता है, जिनको फॉर्मूला आता है। अगेन जिनको फॉर्मूला नहीं आता है वो लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो u इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड v इक्वल टू होता है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। स्पेशली ये जो चैप्टर है ना, मैंने कोर्स में इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है, ये हुआ और हमारा ट्रेन हुआ, ये आप लोगों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा अगर ये 2 चैप्टर आप लोग मेरे कोर्स के माध्यम से पढ़ते हो तो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब आप लोगों को नॉर्मल वे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ या फिर कोई भी आप लोगों को नॉर्मल वे से एक्सप्लेन करता है वो फटाक से माइंड में नहीं आता है। वही आप लोगों को एक पिक्चर मोड में या फिर कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए तो वो बहुत जल्दी हमारे माइंड में कैप्चर होता है। तो मुझे पता है ये 2 कॉन्सेप्ट जो है जिनको हम पिक्चर मोड में बता सकते हैं, तो क्यों ना हम उस मोड में दिखाया जाए और उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आए। तो अगर आप ये 2 लेक्चर्स मेरे स्पेशली देखते हो अगर कोर्स में जाकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जरूर देखिएगा। जिनने ज्वाइन किया होगा उन्हें तो पता ही होगा, बट जिनने नहीं ज्वाइन किया होगा ज्वाइन कीजिए और ये 2 चैप्टर पढ़िए। आपको बहुत इजीली आपको ये 2 चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आ जाएगा अगर आप ये दोनों मेरे फॉलो करते हो तो। करेक्ट। सो u इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। हम इसी में इवेल्युएट करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। अब x को एक साथ ला लेंगे, 3x माइनस 2x x हो जाएगा एंड 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5y। समझ आया? सो x बाय y का रेशो बन जाएगा हमारा 5/1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ आया? सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जहां पे एक भी अमाउंट हमें दी नहीं थी लेकिन आंसर में हमें अमाउंट पूछी गई थी, तो हमें फॉर्मूला मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी थी। बस अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो आंसर आया ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को ये सेशन समझ आया होगा। इस सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा लेवल का रखा, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रखे ताकि एक सेशन जो है उसका बैलेंस बना रहे। आप लोगों के एकदम ऐसा ना जाए कि सेशन बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही डिफिकल्ट सेट किया मैम ने, तो हमने मेंटेन किया है सेशन को। पूरा कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कंप्लीट देखोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो पता चलेगी और जो पता है वो और बिल्डअप होगे और स्ट्रांग होगे। करेक्ट। सो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अपना प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हो तो आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करना होगा। आने वाले डेज में मैं और भी काफ़ी सारे सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों की। सो ज़रूर बनी रहेगा। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी मेरा एक न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।